स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं। शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव मैदान में उतरने वाले योद्धाओं ने कमर कस ली है। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याशी प्रचार प्रसार करने के साथ वोट बढ़ाने और वोटर लिस्ट दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। इस चुनाव में एक प्रत्याशी को 1 दर्जन से अधिक जिलों में प्रचार प्रसार करना पड़ता है। यह प्रत्याशी के लिए थकाऊ और कड़ी मेहनत करने वाला चुनाव है, कहना गलत नहीं होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची बनाने के लिए 6 नवंबर 2025 तक का समय दिया है। स्नातक एमएलसी चुनाव जीतकर स्नातक एमएलसी क्षेत्र की सूरत बदलने का मन बना चुके समाज सेवी शिक्षाविद डॉक्टर राहुल राज ने स्नातक एमएलसी चुनाव की तैयारी को लेकर 7 इंडिया न्यूज के साथ खास चर्चा की। स्नातक और शिक्षक एमएलसी के चुनाव का बिगुल बज चुका है। 2026 के मध्य में एमएलसी का चुनाव होना है, ये प्रस्तावित हो चुका है। इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, प्रशासन भी मुस्तैद दिखाई दे रहा है और जो चुनावी मैदान में योद्धा उतरेंगे उन्होंने हुंकार भर दी है, उनकी तैयारियां भी चल रही हैं। स्नातक एमएलसी चुनाव में दावेदारी की हुंकार भरने वाले शिक्षाविद समाज सेवी डॉक्टर राहुल राज हमारे साथ हैं। हम इनसे पूछेंगे किन मुद्दों को लेकर राहुल जी आप चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्या मकसद है? स्कूली शिक्षा और शिक्षित समाज जितना भी है, आज तक कभी भी कोई भी व्यक्ति शिक्षा जगत से प्रॉपर तरीके से जुड़ा हुआ चुनाव में नहीं उतर पाता है, क्योंकि वो एक तो पहली बार डर जाता है। अगर मैं चुनाव में उतरा तो उसमें ऐसा नहीं हो कि मेरे ऊपर बहुत सी झूठे केस लगा दिए जाएँ, मैं लड़ पाऊँ नहीं लड़ पाऊँ, मेरा नामांकन भी भरने दिया जाए नहीं दिया जाए, यही सोचते सोचते हर आदमी बैठा रहता है। और इतनी दिक्कतें स्कूलों के संचालन में जो आती हैं, उनके कोई भी मुद्दे जो विधान परिषद से चुन के जाते हैं वो वहाँ उठा नहीं पाते हैं, क्योंकि जो जिस फील्ड का चुनाव है उस फील्ड का व्यक्ति उसमें आता नहीं है। जैसे अभी जो भी हमारे विधान परिषद के 2 सदस्य हैं, वो जिस भी सीट पर लड़े हैं उनका उससे कनेक्टिविटी नहीं है। एक लड़े हैं वो शिक्षक है तो वो स्नातक पर लड़े हैं, और जो स्नातक पे उनको जिनको शिक्षक पढ़ना चाहिए वो स्नातक पढ़ रहे हैं, और जो स्नातक पढ़ना चाहिए था वो शिक्षक पढ़ रहे हैं। तो जिस फील्ड में आप हैं, गवर्नमेंट ने ये चीज़ इसलिए बनाई थी कि शिक्षक जगत की जो भी दिक्कतें हैं तो उनको दूर करने शिक्षक एमएलसी की सीट बनाई, और जो स्नातक से संबंधित जो ग्रेजुएट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जो समाज में दिक्कतें आती हैं, उनको जो पढ़ाई में आगे दिक्कतें आती हैं, उसको नियत करने की स्नातक सीट बनाई। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय ये है कि दोनों सीटों पर कोई भी क्वेश्चन विधान परिषद में होता नहीं उठता। तो इस संगठन ने निर्णय लिया है कि वो हमें अपनी तरफ से लड़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में मेरी दावेदारी चल रही प्रबलता से, मैं अपने वोट बनाने की नीति में लगा हूँ। मैं इतना समय नहीं निकाल पाया कि मैं बड़े बड़े नेताओं के पास जाकर चक्कर काटूँ, लेकिन फिर भी सबसे पहला काम वोट बनने का, क्योंकि जिसका वोट बन पाएगा वही वोट दे पाएगा। और आगामी चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनूंगा, इसी में पूर्ण उम्मीद है। और बाकी पार्टी का जो निर्णय होगा उसके बाद क्या हमारा स्कूल संगठन निर्णय लेता है और समाज संगठन क्या निर्णय लेता है वो देखा जाएगा कि आगे क्या करना है। शिक्षकों की आवाज़ उठाने के लिए सही व्यक्ति का चुनाव अभी तक नहीं हुआ है। स्नातकों की आवाज़ उठाने के लिए सही व्यक्ति का चुनाव नहीं हुआ। जिस तरह से राहुल राज जी ने कहा कि सही व्यक्ति चुनकर नहीं जा रहा है, जिससे कि जो सही व्यक्ति चुन के जाए तो शिक्षकों की आवाज़ उठा सके, स्नातकों की आवाज़ उठा सके। वही कहना इनका ये है कि हम भाजपा कहते पार्टी से प्रत्याशी की हम सीट मांग रहे हैं, भाजपा में प्रत्याशी घोषित करें। हम लोग काई समाज से बिलोंग करते हैं। काई समाज को बिहार में टिकट नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं है। ये काई समाज को अगर हम विधानसभा मांगने जाते हैं विधानसभा नहीं मिलती है, लोकसभा मांगने जाते हैं लोकसभा नहीं मिलती है, क्योंकि हमारा वोट इकट्ठा एक जगह नहीं है। लेकिन ये 12 सीट ऐसी हैं जहाँ पर हम 2 से 2.5 लाख के बीच में हैं, और हमारा वोट इन 12 जिलों में अधिक से अधिक है। काई समाज हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, वोट बना रहा है, वोट बनाएगा, वोट डालेगा। तो बात जब ऊपर से ही राजनीतिकरण में जातिवादिता को लागू कर दिया जाए तो अच्छे लोग तो कभी जीवन में सोचेंगे नहीं आने के लिए। हम ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा आपका जाति आधार क्या है? अगर हम हिंदू हैं, पार्टी कहती है हिंदू की पार्टी है, अगर हम हिंदू नहीं है हमें पार्टी हमें लड़ने का मतलब राइट नहीं है क्या? हम आगे नहीं आना चाहते कोई लड़ने के लिए? तो बहुत सारे बिंदु हैं जिस पर पार्टी को भी सोचना चाहिए। और अभी ये कोई विधानसभा लोकसभा चुनाव नहीं है। अगर आपके संग कोई भी समाज का व्यक्ति नाराज होता है टिकट ना मिलने पे, तो विधानसभा लोकसभा में उसका अंतर पड़ता है, भले थोड़ा ही बोलते हैं, लेकिन 1000 वोट भी कम अगर होता है, जीत में 1000 वोट की बहुत वैल्यू होती है। तो मेरी कोशिश ये है कि पहले वोट की संख्या से अपने आप मजबूत करूँ, फिर मैं जाके अपनी टिकट की प्रबलता से मांग को रखूँ, उसके बाद ही पार्टी को डिसीजन ले सके, बहुत अच्छा होगा।
राहुल जी काय समाज से आते हैं और काय समाज इसमें कहीं ना मजबूती में खड़ा है, इसका प्रभाव डालता है। और राहुल जी का ये कहना है कि अगर मान के चलिए अगर राजनीति में ही जातवाद होगी या हिंदू के नाम पर किसी विशेष व्यक्तियों को ही टिकटें दी जाएंगी या उन्हें लड़ाया जाएगा तो और समाज के लोग क्या करेंगे जो शिक्षित भी हैं, योग्यता भी रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनका ये दर्द है कि काश समाज को भी आगे बढ़ाया जाए। लेकिन हमारा सवाल अन्य स्थिति में क्या होगा अगर की स्थिति में जो लोग तैयारी में सहयोग कर रहे हैं वही मेरे निर्णायक होंगे। अगर उनका जो निर्णय होगा सलाखों पर होगा, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति की आवाज़ को अगर दबाया जाता है तो आवाज़ बुलंदता से उठाने की कोशिश की जाएगी। कम से कम हमारी आवाज़ सुने, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें कोई गलत भी नहीं होगा। अगर निर्णय अगर बदलता है पार्टी का, पार्टी कहती है कि आप नहीं लड़ेंगे, तो सोचेंगे जो हमारे निर्णायक जो हमारे संग लोग लगे होंगे, जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, रात दिन एक किया, पिछले 1 वर्ष से कार्य कर रहे होंगे इस कार्य को लेकर, उनसे भी अनुमति मुझे लेनी पड़ेगी। वो निर्णय लेंगे, मुझे क्या करना, मैं खुद निर्णय ले सकता नहीं हूँ उससे। राहुल जी जिस तरह जिलों का चुनाव होता है, किस तरह की आपकी तैयारियां हैं और कितना चुनाव में कहाँ बैठे हैं आप इस ऐसा है कि मैं एक प्रतिनिधि हर जिले में मैंने बनाया हुआ है अपना, उससे कोऑर्डिनेशन लगातार साल भर से लोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद वोट हमारी तरफ से लगातार बनने की प्रक्रिया चल रही है। वोटों की संख्या अच्छी खासी बन रही है। आगरा में बहुत संख्या करने की कोशिश की है, बाकी सब जिलों में वोट बनने हैं। लेकिन इस बार जो समय दिया है, 1 तारीख को प्रारूप निकाला आपने मतदाता के लिए फॉर्मेट का, उसके बाद 6 नवंबर लास्ट डेट कर दी, 10 दिन दीपावली में चले गए। प्रशासन किस स्तर से और किस लेवल से वोट इस चुनाव के लिए बनवा रहे। लास्ट टाइम जो चुनाव हुआ था ये लगभग 2.5 लाख वोट बना था इसमें, जिसमें मानवेंद्र सिंह, हरिकिशोर तिवारी जी और असीम यादव समाजवादी पार्टी से लड़े थे। आज की तारीख में जो मुझे लगता है इतना वोट भी नहीं बन पाएगा। वोट की संख्या 1 से 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि वोट बनाने में मतदाता जो है वो अपने आप तो बूथ पर जाएगा नहीं कि मेरा वोट बना लो साहब मैं तैयार हूँ। जो प्रत्याशी होता है वो उस तक पहुँच रहा है, वो वोट बनवा रहा है। अब प्रत्याशी को आधार कार्ड देने में दिक्कत हो रही है। जो व्यक्ति मतदाता बनना चाह रहा है वो अपना आधार कार्ड नहीं देना चाहता है। आधार कार्ड कोई दे भी रहा अगर है तो मार्कशीट में दिक्कत दे रहा है। तो ये एक ऐसी विडम्बना है। और जो हर बार सीट नहीं बदलती है, हर बार इसमें नई लिस्ट बनती है, और इसमें 2022 के बाद का कोई ग्रेजुएट वोट नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्या ग्रेजुएट नहीं है वो? तो कुछ विडम्बनाएँ इसकी नियमावली जो बनी है प्रदेश में विधान परिषद की, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझने में नहीं आती हैं। जिसने 2022 तक कर लिया ठीक है, 23-24 में जिसने किया वो वोट नहीं, 25 में किया वो वोट नहीं दे सकता, जबकि इलेक्शन के वोट डलेंगे 26 में, 1 साल बाद। तो ये पूरा चुनाव लगभग 3 साल चलता है। बहुत थकाने वाला चुनाव है, बहुत टाइम लेने वाला चुनाव है। उसके बाद शिक्षाविद जितने भी इसमें लड़ते हैं वही धीरे इसको परिपक्व कर सकते हैं। अगर इसको कोई नॉर्मल व्यक्ति लड़ता है तो उसके लिए लड़ना बहुत मुश्किल है चुनाव ये। और अगर पार्टी ये कहती है कि ये तो सत्ता की सीट है तो चुनाव होते ही क्यों है? नॉमिनेट ही हो जाएगा आदमी। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है? हमारी टीम 1 साल से लगी हुई भागदौड़ कर रही है, मेहनत कर रही है, इतना टाइम दे रही है। तो अगर सत्ता का चुनाव है, लोग कहते सत्ता का चुनाव है, आपको टिकट नहीं मिली तो आप इसमें लड़ नहीं पाओगे, नामांकन भी नहीं भर पाओगे। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर इस चुनाव को नॉमिनेट चुनाव कर दिया जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। आदमी नॉमिनेट हो जाएगा कहीं ना कहीं। 6 नवंबर तक समय मिला है, जिस तरह से आपने बताया कि मतदाता सूची में मतदान मतलब कि आवेदन करने का, तो कितना सहयोग मिल रहा है प्रशासन का आप लोगों को फॉर्म जमा करने में? कितनी सहूलियत दिखाई दे रही है या कितनी परेशानियाँ आपको दिखाई दे रही है? देखिए, जहाँ तक फॉर्म जमा करने की बात है, फॉर्म प्रशासन के व्यक्ति जितने हैं, एक तो समय से नहीं बैठते। कहीं जाओ तो कहते हैं वो मुड़ गए, कल आना। जाने के बाद फॉर्म जमा होते हैं, उसमें इतनी जांच हो रही है, फॉर्म में जांच इतनी हो रही है या 100 फॉर्म 200 फॉर्म 300 जमा करने भेजो तो उसके 30% फॉर्म जमा हो पाते हैं, बाकी वापस आ जाते हैं। क्योंकि लोग अपना आधार कार्ड, आजकल इतना क्राइम, इतना फ्रॉड हो चुका है ऑनलाइन, लोग आधार कार्ड देने में दिक्कत देते हैं। और ये दिक्कत मुझे नहीं आ रही है, ये और सभी कैंडिडेटों को भी आ रही होगी। लोग आधार कार्ड डिग्री देने में दिक्कत दे रहे हैं, पहले नहीं देते, अब ज़्यादा देने लगे और क्राइम रेशियो ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं केवल प्रशासन से इतना ही कहना चाहता हूँ, एक इसके संबंध में संबंधित सूचना आप ज़रूर डालें। और अगर प्रशासन ये सोचे कि ब्लॉक पे या वार्ड में जहाँ इन्होंने जगह बताई वहाँ आदमी जाएगा, अपना वोट फॉर्म भरवाएगा, ये भी बहुत एक अजीब सी बात लगती है मुझे कि क्यों जाएगा कोई आदमी, उसका नहीं बनवाना उसको वोट का फॉर्म, कहता मेरा वोटर ID बना हुआ है, मैं ज़रूरत नहीं, मैं नहीं बनवा रहा। जब कोई ग्रेजुएट है और उसमें मार्कशीट है, वोटर ID है, तो वो वोट देना हकदार क्यों नहीं है? अलग से लिस्ट होने की जरूरत क्यों पड़ती है इसमें?
तो मैं केवल कुछ बिंदुओं पर, ये मेरा सवाल लोकल प्रशासन से नहीं है, चुनाव आयोग से ही है मेरा सवाल, ये राज्य चुनाव आयोग से, कि कम से कम इसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है जो करें। हम चुनाव लड़ रहा हूँ, जो मुझे पता चल रही है कि कितनी दिक्कतें इसमें आती हैं, लेकिन ये दिक्कत हर कैंडिडेट के संग ही आ रही है। राहुल जी, अगर आपको एमएलसी बनाया जाता है या जनता आपको या स्नातक आपको एमएलसी चुनते हैं तो किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, ये जो एमएलसी की इसमें निधि होती है, जो भी वो 6 साल का कार्यकाल है, निधि होती है। निधि में जो भी आपको काम करना है शिक्षा जगत के उत्थान के लिए करना है। अब लोगों ने जो बने उनने क्या किया मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मेरे एजेंडे में तो जितने मैक्सिमम स्कूल गांव देहात में हैं जिनमें लाइब्रेरियां हैं उनको ई लाइब्रेरी में कन्वर्जन में कराने का प्लान लेकर चल रहा हूँ, जिसका खर्चा विधान परिषद से जाएगा, जो भी अपना फंड होगा उससे जाएगा। एजुकेशन डेवलपमेंट में नई टेक्निक डिजिटलाइजेशन कैसे करा जा सकता है, क्लासरूम में अंदर बच्चों का डेवलपमेंट कैसे रहता है, इनकी वर्कशॉप वगैरह कराना, फ्री ऑफ कॉस्ट कंपटीशन तैयारी फ्री कॉस्ट कराना, ये सब जैसी निधि में से होगा। और मेरे संग एक चीज़ और बता दूँ मैं, जो भी निधि निर्धारित होगी जहाँ खर्च होगी, मेरी पर्सनल एक वेबसाइट रहेगी, उस पर उसका खर्चा डलेगा। ना तो मैं किसी को खाने दूंगा और ना मैं खाऊंगा। इस नीति पे मैं काम करूंगा। हो सकता है इससे मेरा विरोध भी होगा, लोग मेरे खिलाफ झूठी शिकायतें भी करेंगे, मैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इस परिवर्तन की लहर को लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये थे राहुल राज जी आगरा से। अगर स्नातक इन्हें एमएलसी बनाते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। टोटल सिस्टम डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। जिस तरह से इनका कहना है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस पद्धति पर हम चलेंगे, भले ही मेरा विरोध हो। लेकिन वहीं साथ ये भी कहना है कि जो चुनाव अभी 2026 में होना है और इसकी प्रक्रिया चालू है, लेकिन उस प्रक्रिया में प्रत्याशियों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मतदाता सूची में अनियमितताएँ कई ऐसी है जो उन्हें फिल करने में भी दिक्कत आ रही है। जिस तरह से आधार कार्ड को लेकर है, क्राइम बढ़ गया है, आधार कार्ड को लेकर लोग आधार कार्ड देना नहीं चाह रहे हैं। तो सुझाव इनका ये था कि कहीं ना कहीं अगर वो व्यक्ति आधार कार्ड नहीं देना चाहता है तो उसको, जिसने ग्रेजुएट पास है, जो ग्रेजुएट हो चुका है, उसे मतदान करने का अधिकार मिले, जिससे कि वो अपने मतदान का प्रयोग कर सके और सही व्यक्ति का चुनाव कर सके। तो फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि जब एमएलसी का चुनाव होगा, राहुल राज जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। अगर जीतते हैं तो क्या ये अपने वादे पर, अपने दावे पर खरे उतरेंगे। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीता।